सोफे पर बाकीलाल राठौर और रुस्तम राव घसे हुए थे। उनके चेहरों पर गंभीरता थी। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। किधर की सैर हैला बाप, तुम लोग यहाँ? देवराज चौहान उन्हें देखते हुए आगे बढ़ा। पीछे वाली खिड़की तोड़कर भीतर आईला बाप, सुबह उसे ठीक कराईला। देवराज चौहान सोफे पर बैठा और सिगरेट सुलगा ली। तुम दोनों यूं ही नहीं आने वाले यहाँ, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। फिर बाकीलाल राठौर को देखा। 1 मिनट के भीतर तुम 3 बार परेशानी से पहलू बदल चुके हो। बात क्या है? छोरे, तब मुंह खोलो। बाप के सामने मुंह नहीं खोलेला। तुम बताइला। बाकीलाल राठौर का हाथ मूछ पर पहुंचा और पहलू बदलकर बोला, थारे पहचान वालों ने थापड़ साहब को उठा लियो। देवराज चौहान चौंका। थापर का अपहरण हो गया? हाँ बाप, रुस्तम राव ने सिर हिलाया। मेरे पहचान वालों ने किया? देवराज चौहान की आंखें सिकड़ी हुई थी। छोरी हो वे वो, खूबसूरतो, नेपाल से आयो हो। देवराज चौहान बाकीलाल राठौर को देखता रहा। मेरा दुश्मन या दोस्त नेपाल का नहीं है। देवराज चौहान का स्वर शांत था। होवे, थारे को भूल हो रहे हो। छोरे बतायो तो। बाप, रुस्तम राव कह उठा, वो खूबसूरत लड़की तुम्हारी पहचान की होइला, तुम्हारा जिक्र करेला। थापर साहब का जब अपहरण होइला तो अपुन वहीं मौजूद होइला। तुम्हारे पते के वास्ते वो अपुन को मोटी दौलत की ऑफर करेला। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। थारे को विश्वास नहीं आवे का? अविश्वास की तो बात ही नहीं। तुम लोग गलत नहीं कहोगे। नाम क्या है उसका? देवराज चौहान ने पूछा। माला। देवराज चौहान ने होठ बीच लिए। क्या हुईला बाप? उसने अपना नाम गलत बताया है। उसका हुलिया बताओ, वो देखने में कैसी लगती थी? बाकीलाल राठौर और रुस्तम राव ने हुलिये बताए। उसी पल कठोरता भरे अंदाज में देवराज चौहान की आंखें फैल गई, होठ और भी सख्ती से बिछ गए। छोरे, देवराज चौहान को देखता बाकीलाल राठौर कह उठा। छोरी को पहचान गयो देवराज चौहान? वो कौन होइला बाप? तुम लोगों को कोई गलती तो नहीं हुई हुलिया बताने में? नक्को बाप, अपुन की खोपड़ी में उसकी पूरी तस्वीर फिट होइला। लियू, देवराज चौहान दांत पीच कर कह उठा। वो चीनी जासूस लियू है। लियू? बाकीलाल राठौर का हाथ मूछ पर जा पहुंचा। चीनी जासूस होवे वो? हाँ। देवराज चौहान सिर से पांव तक कठोरता से भर चुका था। वो तो नेपाल की दिखेला बाप। ऐसी ही नजर आती है वो। हर कोई उसे नेपाल की ही समझता है। इस बात का फायदा उठाकर हिंदुस्तान में वो बेखौफ घूम लेती है। देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। वो थापर को उठा ले गई। मेरा पता पूछ रही थी। अवश्य कोई खास बात होगी जो मेरे से मिलना चाहती है, लेकिन वो कभी भी मेरे हक में अच्छा नहीं सोच सकती। मौका मिलते ही वो मेरे को खत्म करने की कोशिश करेगी। थापर को उठा ले जाना खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। थारो उसो से पहचान कबो होवे? देवराज चौहान ने कम शब्दों में दोनों बार लियू से टकराव उन्हें बताया। अपुन को तो बारी गड़बड़ दिखेला बाप। अब उसे को वड़ दयो, कठोर स्वर में कहते हुए बाकीलाल राठौर का हाथ मूछ पर पहुंच गया। वो बहुत खतरनाक है, उसे जीत पाना आसान नहीं। देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। मैं नहीं समझ पा रहा कि लियू ने थापर का अपहरण क्यों किया। जगमोहन के साथ भी कल ऐसा ही होते होते रह गया। क्या मतलब बाप? का होवे कलो जगमोहन के साथ हो? कल उसका अपहरण करने की चेष्टा की गई, लेकिन वो बच निकला। उसके बाद देवराज चौहान ने बताया कि आज क्या हुआ। अब जगमोहन कभी भी आ सकता है। शायद उसने उन लोगों का ठिकाना देख लिया हो जो कल जगमोहन का अपहरण करने की कोशिश करेला। वो ही क्या थापर को उठाईला? इस बारे में कुछ यकीन के साथ नहीं कह सकता। देवराज चौहान का स्वर सख्त हो गया। लेकिन लियू का वास्ता थापड़ से सीधा सीधा नहीं हो सकता। वो तुमसे मेरा पता पूछ रही थी, तो थापर का अपहरण मेरे से वास्ता रखता है। जगमोहन का भी कल अपहरण करने की चेष्टा की गई। हो सकता है इसके पीछे भी लियू का हाथ हो। बाकीलाल राठौर ने रुस्तम राव को देखा। छोरे,
यो मामला गहरो लगो हो। अपुन भी ऐसा ही महसूस करेला बाप। जगमोहन के आने पर ही स्थिति कुछ साफ होगी। उन लोगों का ठिकाना मालूम होने के बाद ही ये जाना जा सकता है कि इस मामले के पीछे लियू हैं या दो अलग अलग लोग। चीनी जासूस लियू ही ऐसा करेला तो क्यों करेला बाप? 2 बार वो मेरे हाथों से बुरी तरह बची है। इस बात की उसे तकलीफ अवश्य रही होगी। देवराज चौहान दोनों पर निगाह मारता गंभीर स्वर में कह उठा, शायद वो अपनी हार का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान आई हो। कुछ महीने पहले पाकिस्तान में लियू को मुझसे तगड़ी चोट मिली थी। जगमोहन कबो लौटे हो? अब तक उसे आ जाना चाहिए था। जगमोहन की इंतजार होती रही, वो नहीं लौटा। अब तक जगमोहन के न आने की एक ही वजह हो सकती है कि वो किसी खतरे में पड़ गया है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, वरना अब तक तो उसे हर हाल में ही आ जाना चाहिए था। यो भी तो होवे कि वो किसी काम में फंसो हो। देवराज चौहान बाकीलाल राठौर को होठ पीछे देखने लगा। कहा, कुछ नहीं। ऐसा ही होइला बाप। जगमोहन किसी काम में बिजी होइला, वो वापस पहुंचेला। अपन दोनों सुबह इधर को आइला। चल बाप, आधी से ज्यादा रात बीतेला। कहने के साथ ही रुस्तम राव खड़ा हो गया। थापर साहब का हुए? बाप, थापर साहब का किडनैप चीनी जासूस करेला। लियू से देवराज चौहान निपटेला। अपन देवराज चौहान के साथ होइला। सुबह सुबह पहुंचेला। बाकीलाल राठौर उठ खड़ा हुआ। दोनों के जाने के बाद सोचों में डूबे देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। सुबह के 10 बज रहे थे। 4 घंटे की नींद लेकर देवराज चौहान अभी नींद से उठा था। जगमोहन के इंतजार में सुबह के 6 बजे तक जागा था। जब रोशनी निकल आई थी, दिन की हलचल शुरू हो गई थी, तब वो सोया था। इतना तो समझ चुका था कि जगमोहन के साथ रात की भागादौड़ी के वक्त कुछ बुरा हो गया है। जाने क्यों उसका मन कह रहा था कि जगमोहन के अपहरण करने वाले लियू के ही आदमी हैं। रात में उसके न आने का कारण लियू हो सकती है, लेकिन कभी वो अपनी सोचों से हिल जाता कि इतनी जल्दी फैसले पर पहुंचना ठीक नहीं। जो भी सच है देर सवेर में सामने आ जाएगा। नहा धोकर तैयार हुआ। फैसला कर लिया था कि कहीं से भी सुराग पाकर जगमोहन को जल्दी तलाश करेगा। थापर को भी ढूंढना जरूरी था। देवराज चौहान को विश्वास था कि लियू किसी न किसी रास्ते से जल्दी उस तक पहुंचेगी। तभी फोन की बेल बजी। हेलो, देवराज चौहान ने रिसीवर उठाया। बाप, अपुन बोइला। रुस्तम राव की आवाज़ कानों में पड़ी। अपुन के फ्लैट फौरन पहुंचेला। क्यों? देवराज चौहान के माथे पर बल उभरे। अपुन के काम का मुर्गा फंसेला। वो लोगों को लेकर अपुन का अपहरण करने को आइला। बाई लोग तो भागेला, परंतु एक अपुन के हाथे चढ़ेला। आ रहा हूँ। देवराज चौहान रुस्तम राव के फ्लैट पर पहुंचा। उसके भीतर आने पर रुस्तम राव ने दरवाजा बंद कर लिया और ड्राइंग रूम के साथ लगे दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला, बाप, सुबह अखबार के वास्ते दरवाजा खोला तो 4 भाई जबरदस्ती भीतर घुसेला अपुन को उठा ले जाने के वास्ते। अपुन ने फुर्ती से तीनों को बाहर धकेला और दरवाजा बंद किएला। चौथा भीतर होइला। अपुन हाथ पांव बांध के बेड पर डाला, पर वो मुंह नहीं खोइला। अपुन बहुत ट्राई मारेला। उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं बाप। उसे किन लोगों ने भेजा है? वो किन के लिए काम करता है? तुम्हें क्यों उठा ले जाना चाहते थे? नहीं बाप, वो तो अपना नाम भी नहीं बताइला। उसकी बहुत सेवा करेला अपुन। रुस्तम राव दरवाजा खोलते हुए बेडरूम में प्रवेश कर गया। इसका थोबड़ा दिखेला, मार मार के सुजाला, पर बाप मुंह नहीं खोइला। देवराज चौहान ने बेड के पास पहुंचकर उसे देखा। वो 40 बरस का व्यक्ति था। शरीर पर कमीज पैंट थी। उसका चेहरा और आंखें सूजी हुई थी। रुस्तम राव ने तगड़ी ठुकाई की थी। उसके हाथ पांव को रेशम की डोरी से बांध रखा था। देवराज चौहान को देखते ही उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान उभरी। खोलो इसे, देवराज चौहान ने उसे घूरते हुए सख्त स्वर में कहा। रुस्तम राव ने चाकू से डोरी के बंधन काटे। वो हाथ पांव को मलते हुए बेड से उतर आया। तो मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों? देवराज चौहान की आवाज़ में कठोरता थी। रुस्तम राव तुम्हें बुलाए, इसके लिए मैंने जो कोशिश की थी वो सफल हो गई। क्या मतलब?
देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। ये तो गड़बड़ बात कहेला बाप। उसने मुस्कुराकर रुस्तम राव को देखा। अब तुम जो भी पूछना चाहते हो मैं जवाब दूंगा। बाप, तुम्हारी खोपड़ी फिरेला क्या? ढुकाई से तुम नहीं बोला और अब देवराज चौहान का चेहरा देखकर जवाब देने को तैयार हुईला। रुस्तम राव बारी तौर पर उलझन में दिखाई देने लगा था। तुम इससे सवाल पूछो रुस्तम, देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा। रुस्तम राव ने देवराज चौहान को देखा, फिर उसे देखकर बोला, नाम बोल बाप। विराट। इधर मेरे को उठाने वास्ते आया? हाँ, विराट नाम के उस व्यक्ति ने जवाब देते हुए सिर हिलाया। क्यों? शाही साहब बोला। कौन शाही? इस पर देवराज चौहान ने पूछा। शाही मोहम्मद। विराट ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान चौंका। पाकिस्तान का जासूस? ठीक पहचाना। विराट मुस्कुराया। शाही मोहम्मद के साथ चीनी जासूस लियू भी है। हाँ, दोनों एक मिशन के तहत इकट्ठे होकर हिंदुस्तान पहुंचे हैं, विराट ने सामान्य स्वर में कहा। कैसा मिशन? देवराज चौहान का चेहरा कठोर होने लगा था। मिशन डकैती मास्टर, यानी कि तुम्हें खत्म करना, विराट ने कहा। शाही साहब और मैडम लियू में से कोई नहीं चाहता कि तुम दोबारा कभी उनके रास्ते में आओ और उनका काम खराब करो। मैडम लियू तो तुमसे वैसे भी कुछ ज़्यादा खपा है, बहुत याद करती है तुम्हें। बाप, ये तो बहुत सीरियस मामला हुईला। रुस्तम राव का चेहरा दरिंदगी से बढ़ने लगा। थापर को तुम लोगों ने कैद किया? हाँ, जगमोहन। वो भी रात को शाही साहब के हाथ लग गया, विराट ने सामान्य स्वर में कहा। देवराज चौहान की आंखों में खतरनाक भाव आ ठहरे थे। सोहनलाल पहले से ही हमारी कैद में है। सोहनलाल? देवराज चौहान के चेहरे पर गुस्से से भरे भावों ने अजीब रूप ले लिया। हाँ, और आधी रात के बाद बाकेलाल राठौर जब अपने घर पर पहुंचा तो उसे भी कब्जे में ले लिया। बाके का अपहरण हुईला? रुस्तम राव के होठों से निकला। हाँ, हम चाहते तो तुम्हारा भी अपहरण कर लेते, विराट ने कहा। तुम क्या समझते हो कि सुबह तुमने आदमियों को मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया और मुझे कैद कर लिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारी योजना के मुताबिक ही हुआ। तुमने मुझे कैद नहीं किया, बल्कि मैं कैद हुआ तुम्हारे पास। देवराज चौहान और रुस्तम राव की नजरें मिली। दोनों समझ चुके थे कि वे किसी योजना के शिकार हो चुके हैं। ऐसा क्यों? रुस्तम राव ने पूछना चाहा, परंतु देवराज चौहान ने टोका। सोहनलाल, थापर, जगमोहन और बाके को शाही और लियू ने क्यों कैद किया? इसलिए कि वक्त आने पर तुम्हें किसी का सहारा न मिल सके, कोई तुम्हें बचा न सके और उन दोनों को उलझाकर अपने मिशन से उन्हें भटका न सके। सबको अपने काबू में करने के बाद वे तुम पर हाथ डालना चाहते थे, जैसे कि अब तुम फंस चुके हो। विराट नाम का वो आदमी गंभीर था। कहते रहो। देवराज चौहान के स्वर में क्रूरता थी। आज सुबह जो हुआ शाही साहब की योजना पर ही किया गया, ताकि रुस्तम राव के सामने ऐसे हालात पैदा हो जाए कि ये तुम्हें बुलाए। पहले इसने बाकीलाल राठौर को फ़ोन किया, लेकिन वो रात को हमारी कैद में पहुंच गया था पर पहले से ही हमारी कैद में था। आखिर इसने तुम्हें फ़ोन किया और तुम आ गए। यही हमारा ख्याल था, यही हमने कोशिश की थी और अपनी कोशिश में हम सफल रहे। ऐसा क्यों करेला बाप? क्यों किया? विराट ने शब्दों को चबाते हुए देवराज चौहान के कठोर हुए चेहरे को देखा। ऐसा देवराज चौहान को सामने लाने के लिए, घेरने के लिए किया। इस वक्त तुम शाही साहब के घेरे में फंस चुके हो। बाहर जर्रे जर्रे पर हमारे आदमी बिछ चुके हैं। तुम बाहर नहीं जा सकते, बच नहीं सकते। बेहतर यही है कि खुद को हमारे हवाले कर दो, वरना ये मामला कुछ ही देर में तुम्हारी मौत पर जाकर खत्म हो जाएगा। रुस्तम राव का चेहरा क्रोध से धधक उठा। अपुन के घर में घुसेला और देवराज चौहान को धमकी देला। रुस्तम राव विराट पर झपटा। रुस्तम राव के हाथ विराट तक पहुंचे ही थे कि देवराज चौहान बोला, ये ठीक ही तो कह रहा है रुस्तम। जिस तरह से इन लोगों ने घेराबंदी की है, उसे देखते हुए ये गलत नहीं कह रहा। इसके शब्दों को धमकी न समझकर तुम राय समझो, छोड़ दो इसे।
सुलगते हुए रुस्तम ने बेमन से विराट को छोड़ दिया और 2 कदम पीछे हट गया। विराट ने अपनी कमीज ठीक की और रुस्तम राव से कह उठा, ऐसे मौके पर गुस्सा आ ही जाता है। मैंने तुम्हारी हरकत का बुरा नहीं माना, तुम माने तो अपुन का क्या बिगड़ला। सोहनलाल, थापर जगमोहन और बाके के साथ कैसा सलूक किया जाएगा? देवराज चौहान ने पूछा। अभी तो उन्हें इसलिए कैद में किया है कि तुम पर दबाव डाला जा सके, विराट ने स्पष्ट कहा। शाही साहब का और लियू का इरादा तुम्हारी मौत के बाद उन्हें छोड़ देने का है। जगमोहन के लिए अभी फैसला नहीं किया है कि उसके साथ कैसा सलूक करना है। दूसरी बार लियू को और शाही साहब को जब तुमने हार दी थी तो तुम्हारे साथ जगमोहन बराबर था। देवराज चौहान के दांत पिच गए। कहाँ रखा है उन्हें? देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। इसका जवाब तो मैं दे नहीं सकता। मतलब कि जानते हो वो सब कहाँ कैद है? हाँ, अपुन इसका मुंह खुलैला बाप। अपुन कोई फायदा नहीं रुस्तम राव, विराट गंभीरता से सिर हिलाकर कह उठा। तुम मुझ पर पहले भी अपनी कोशिश करके देख चुके हो, लेकिन मेरा मुंह खुलवाने में तुम्हें कामयाबी नहीं मिली। रुस्तम राव खा जाने वाली निगाहों से विराट को देखने लगा। विराट ने देवराज चौहान से कहा, अगर तुम खुद को अभी हमारे हवाले कर दो तो जगमोहन को भी बाद में छोड़ने के बारे में सोचा जा सकता है। ये बात तुम अपने से कह रहे हो या? मैं वही बातें कर रहा हूँ जो कहने के लिए मुझे कही गई है, विराट बोला। किसी से मेरी बात करा सकते हो, शाही मोहम्मद से या लियू से? मैं शाही साहब के अंडर काम कर रहा हूँ, उनसे मैं बात करा सकता हूँ। विराट ने देवराज चौहान को देखा। बात कराओ। विराट आगे बढ़ा और फोन के पास इस तरह पीट करके नंबर मिलाया कि वे देख न सके कि कौन सा नंबर मिलाया जा रहा है। 2-3 बार नंबर मिलाने पर लाइन मिली, फिर बात हुई। शाही मोहम्मद से बात कराओ। विराट ने देवराज चौहान और रुस्तम राव पर नजर मारी। कुछ पलों बाद शाही मोहम्मद लाइन पर था। कहो विराट, क्या पोजीशन है? शाही साहब, देवराज चौहान और रुस्तम राव मेरे सामने है, बात करेंगे देवराज चौहान से? खूब, तो हमारी योजना सफल रही। रुस्तम राव के फ्लैट पर ही हो? शाही मोहम्मद की आवाज़ कानों में पड़ी। जी हाँ, सारा मामला हमारे हक में है। जी हाँ, बाहर हमारे आदमी पहुंच चुके हैं, अवश्य पहुंच चुके होंगे। बाहर जेकब था, जो तस्वीर के माध्यम से देवराज चौहान के चेहरे को बाखूबी पहचानता है। देवराज चौहान के आते ही उसने फोन मार दिया होगा। बाहर तो कब से हमारे आदमी फैल चुके होंगे। पक्का? पूरा विश्वास है मुझे। गुड गुड। अब देवराज चौहान क्या कहता है? आप बात कर लीजिए उससे। कराओ। विराट ने देवराज चौहान से कहा। शाही मोहम्मद से बात कर लो। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर रिसीवर थामा। आंखों में कठोरता और चेहरे पर दृढ़ता नाच रही थी। शाही, देवराज चौहान ने सर्द लहजे में कहा। आहा, देवराज चौहान। शाही की प्यार भरी मुलायम आवाज़ देवराज चौहान के कानों में पड़ी। तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। कई महीनों पहले तुम्हें देखा था, जब तुम सलमा और शिखा भाटिया को लेने पाकिस्तान आए थे। तुम्हारी सूरत हर समय मेरे सामने रहती है। कैसे हो? सेहत कैसी है तुम्हारी? बहुत अच्छा हूँ मैं। लहजा सर्द ही था देवराज चौहान का। तुमसे मिलने को बहुत मन करता है। जल्दी ही मिलेंगे शाही। मुझे भी यकीन है कि हम जल्दी ही मिलेंगे। मालूम है तुम्हें, शाही मोहम्मद के स्वर में मीठापन था। क्या? तुम्हारे कई पहचान वाले मेरे पास हैं, मालूम है। फिर भी बता देता हूँ, मेरी कैद में जगमोहन है, बाकेलाल राठौर है, थापर है, सोहनलाल है। रुस्तम राव भी इस वक्त मेरी कैद में होता, लेकिन उसे चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हुए खुला छोड़ दिया गया कि तुम्हें फंसा जा सके, और तुम फंस गए। शाही, देवराज चौहान सपाट स्वर में बोला। तुमने या लियू ने कोई तीर नहीं मारा। अचानक ही तुम दोनों ने हिंदुस्तान आकर धोखे से सबको कैद कर लिया। ऐसा कोई भी कर सकता। जितनी आसानी से तुम ये शब्द कह रहे हो,
उतना आसान नहीं है करना। शाही मोहम्मद के हंसने की आवाज़ आई। ये बताओ कि अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? अपने को हमारे हवाले कर रहे हो? क्यों? देवराज चौहान के दांत पिच गए। तुम्हें खत्म करना मेरा और लियू का मिशन है। अगर तुमने खुद को हमारे हवाले नहीं किया तो हम तुम्हारे साथियों को खत्म, कम से कम अभी तो उन्हें खत्म नहीं करोगे। क्यों? इस आशा में कि देर सवेर में उनके लिए खुद को तुम लोगों के हवाले कर दूंगा। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। बहुत ही गलत सोचा है तुमने कि मेरे साथियों का दबाव मुझ पर डालकर फायदा उठाओगे। मजाक मत समझो। तुम मेरी बात सुनो शाही। देवराज चौहान ने दांत पींचकर कहा। रुस्तम राव के फ्लैट को तुम्हारे आदमियों ने घेरा हुआ है। हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा आदमी विराट इस वक्त मेरे हाथों में बेमौत मरे। इसे यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ और खुद भी निकलूँगा यहाँ से। रोक सको तो रोक लेना, मार सको तो मार देना। तुम और लियू पूरी कोशिश कर लो कि। पागल मत बनो देवराज चौहान, तुम अकेले हो। अब तुम्हारी सहायता करने वाला या साथ देने वाला? देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया। रुस्तम राव का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। विराट गंभीर और बेचैन दिखाई देने लगा था। तुम शाही मोहम्मद और लियू का मुकाबला नहीं कर सकते। स्पष्ट बात तो यह है कि दोनों ने हिंदुस्तान में फैले अपने नेटवर्क को एक सूत्र में पिरोकर इस्तेमाल किया है। तुम हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ, शाही मोहम्मद और लियू के हाथों से दूर नहीं जा सकते। इसलिए मुकाबले का ख्याल छोड़ दो। तुम्हारा मतलब कि खुद को तुम लोगों के हवाले कर दूं कि तुम मुझे मार सको? शाही मोहम्मद और मैडम लियू तुम्हारे साथियों को मार सकते हैं अगर तुमने मनमानी की तो। वो मेरे एक आदमी को भी कुछ नहीं करेंगे। देवराज चौहान ने मौत भरे स्वर में कहा। इस बारे में फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं। दरवाज़ा खोलो और बाहर निकल जाओ। जो चाहो करो, मैं यहाँ हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हारा फैसला गलत। अगर मैंने फैसला बदला तो सबसे पहले तुम्हें शूट करूँगा। कहो तो बदल देता हूँ फैसला। कहो तो बदल देता हूँ फैसला। विराट ने देवराज चौहान की आंखों में झांका, फिर आगे बढ़ते हुए बाहर जाने के लिए बेडरूम के दरवाजे से निकला और मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जब उसने बाहर जाने का दरवाजा खोला तो रुस्तम राव ने कहा, अब अपुन के रास्ते में नहीं आएला बाप। रुस्तम राव के चेहरे पर दरिंदगी नाच रही थी। इस बार छोड़ेला नहीं। विराट ने रुस्तम राव को देखा और गंभीर स्वर में कहते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया। तुम दोनों यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल सकोगे। बाप, रुस्तम राव दांत पींचकर बोला। अब क्या करेला? यहाँ से निकलना है। देवराज चौहान ने दांत पींचकर कहा। बाहर मौजूद लोग हमें निकलने नहीं देंगे। रुस्तम राव का चेहरा गुस्से से भरा पड़ा था। देवराज चौहान वापस पलटा और बेडरूम की खिड़की खोलकर बाहर झाँका। दूसरी मंजिल पर फ्लैट था रुस्तम राव का। सामने मुख्य सड़क नजर आ रही थी। नीचे पूरी तरह चहल पहल थी। 2 मिनट नजरें गड़ाने के बाद देवराज चौहान को नीचे फैले लोग नजर आने लगे थे। 2 कार में बैठे थे। 3 अलग अलग पेड़ों के नीचे खड़े थे। इस तरफ फुटपाथ पर खड़े 2 व्यक्ति बातों में व्यस्त लग रहे थे, परंतु उनकी नजरें इधर थी। इसके अलावा और भी लोग होंगे जो अभी उसकी नज़रों में नहीं आए थे। खिड़की से हटकर वो बेड के पास पड़ी कुर्सी पर आ बैठा। कुछ नज़र आइला बाप? हाँ, बाहर हमारे इंतजार में लोग हैं। वो हमें यहाँ से बचकर निकलने नहीं देंगे। देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। यहाँ से निकलने पर वो हमें पकड़ेंगे। अगर नहीं पकड़ पाए तो शूट करेंगे। ये इतना आसान नहीं हुईला बाप। रुस्तम राव गुर्रा उठा। रुस्तम, देवराज चौहान का स्वर पहले जैसा ही था। इनसे मुकाबला करने का हमें कोई फायदा नहीं। हमें इन लोगों से खुद को बचाना है। उसके बाद शाही और लियू को उसकी हरकतों का जवाब देना है। मालूम करना है कि हमारे साथियों को उन्होंने कहाँ पर कैद कर रखा है। जब तक हम अपने साथियों की तलाश नहीं कर लेते, लियू और शाही का खुलकर मुकाबला नहीं किया जा सकता। दोनों के पास इस वक्त सबसे बड़ी ताकत हमारे साथी हैं जो इनकी कैद में है। वक्त आने पर वो मुझे मजबूर कर सकते हैं कि मैं खुद को इनके हवाले कर दूं। तुम खुद को इनके हवाले नहीं करेला बाप। करना पड़ेगा। देवराज चौहान दांत पींचकर कह उठा।
जब वो किसी एक की लाश भेजेंगे और दूसरे को भी मारने की धमकी देंगे तो मेरे बढ़ते कदम खुद रुक जाएंगे। खुद को बचाकर मैं अपने लोगों को एक एक करके मरते हुए नहीं देख सकता। रुस्तम राव दांत किटकिटा उठा। इस वक्त तो सवाल इधर से निकलने का हुईला। क्या सोचेला बाप? देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। इनसे मुकाबला किए बिना यहाँ से निकलना है। देवराज चौहान ने रुस्तम राव को देखा। ऐसे कैसे हुईला बाप? देवराज चौहान रुस्तम राव के फ्लैट में ही रहा। दिन बीत गया, शाम ढल गई, अंधेरा छाने लगा। जब बेड पर लेटा देवराज चौहान बोला, रुस्तम, अपने ऑफिस में विश्वस्त आदमियों को फोन करो जो तुम्हारी बात जल्दी समझे और ठीक से काम करे। जो बाहर खड़ेला उन पर अटैक कराइला बाप? रुस्तम राव के होठों से निकला। नहीं, सिर्फ 2 आदमी चाहिए, बिना किसी हथियार के। अपन के भेजे में नहीं आइला कि क्या करेला? देवराज चौहान रुस्तम राव को बताने लगा। ठीक 8:30 बजे अपार्टमेंट की पार्किंग में नरूला रेस्टोरेंट का 2 व्हीलर स्कूटर रुका और नरूला की वर्दी पहने व्यक्ति ने नीचे उतरकर स्कूटर स्टैंड पर लगाया और स्कूटर के पीछे लगे बक्सों में से नरूला का पैक डिब्बा निकालकर जल्दी से भीतर की तरफ बढ़ने लगा कि एक आदमी उसके सामने आ गया। क्या है इसमें? पिज्जा है सर, फ्रॉम नरूला। वो व्यक्ति मुस्कुराकर बोला। दिखाओ। पैक है सर, कस्टमर को खुला मिलेगा तो उसे अच्छा नहीं। डिब्बा खोलकर दिखाए बिना तुम भीतर नहीं जा सकते। अपना स्कूटर उठाओ और चलते बनो। ऐसा कैसे हो सकता है सर? कस्टमर वेट कर रहा होगा, उसका ऑर्डर। हम पुलिस वाले हैं और यहाँ पर पुलिस का घेरा है, उस व्यक्ति ने सख्त स्वर में कहा। शोर शराबा डालने की जरूरत नहीं। जो मैंने कहा है वो करो, वरना चले जाओ यहाँ से। लॉकअप में बंद होना चाहते हो? नो सर, मैं अभी डिब्बा खोलकर दिखा देता हूँ। उसने हाथ में थाम रखे डिब्बे को स्कूटर की सीट पर रखा और उस पर लगी टेप को हटाकर ऊपर का कवर खोला। भीतर पिज्जा पड़ा हुआ था। देख लीजिए सर। ठीक है, जाओ। भीतर जाकर किसी से मत कहना कि बाहर पुलिस का घेरा है, वरना। मैं समझ गया सर। उसने जल्दी से सिर हिलाया और डिब्बा बंद करके भीतर की तरफ बढ़ गया। उस व्यक्ति ने स्कूटर के पीछे बने बक्से को खोलकर भीतर देखा। भीतर 2 और पैकेट पड़े थे। खुशबू आ रही थी। वो किसी अन्य जगह के ऑर्डर होंगे। वो व्यक्ति स्कूटर के पास से हट गया। पिज्जा लाने वाला रुस्तम राव के फ्लैट पर पहुंचा। कॉल बेल बजाई। तुरंत ही दरवाजा खुला और नरूला की वर्दी पहने व्यक्ति भीतर आ गया। सब ठीक होइला? दरवाजा बंद करते हुए रुस्तम राव ने पूछा। बाहर एक आदमी ने मुझे टोका। डिब्बा खुलवाकर देखा, फिर भीतर आने दिया। वे लोग सतर्क हैं। कहने के साथ ही उसने हाथ में पकड़ रखा डिब्बा टेबल पर रखा और जल्दी से नरूला की वर्दी उतारने लगा। देवराज चौहान अंडरवियर पहने सामने ही खड़ा था। वो कपड़े उतारता चला गया और देवराज चौहान पहनता गया। उसने अपने सिर पर पड़ी नरूला की कैप भी उतार दी, जिसे देवराज चौहान ने सिर पर रखी थी। उस शक्ति ने देवराज चौहान के उतारे कपड़े पहन लिए। इन सारे काम में 3 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगा। मैं जा रहा हूँ, अपन भी अभी आइला बाप। देवराज चौहान आगे बढ़ा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। सिर पर पड़ी कैप को जरा सा माथे पर दाई तरफ झुका लिया था। ऐसे में किसी को उस पर शक करना आसान नहीं था। सीढ़ियां तय करके वो पार्किंग में खड़े नरूला के स्कूटर के पास पहुंचा। वो खुला पड़ा था। देवराज चौहान ने किक मारी। स्कूटर स्टार्ट हुआ। उस पर बैठा और अपार्टमेंट के गेट से बाहर निकलता चला गया। किसी ने उसे नहीं टोका। नरूला रेस्टोरेंट की वर्दी पहने जो व्यक्ति वहां पहुंचा था, वो देवराज चौहान की लंबाई चौड़ाई जैसा था। उसके कपड़े देवराज चौहान को पूरे आए थे। तभी एक और वैसा ही स्कूटर वहां पहुंचा। उस पर बैठा व्यक्ति मूंछों वाला था, छोटे कद का था। उसके स्कूटर के पीछे बक्से पर पेस्ट्री पैलेस लिखा था। स्टैंड पर लगाने के बाद उसने स्कूटर के बक्से में से 2 डब्बे निकाले। आगे बढ़ने को हुआ कि वही वाला व्यक्ति सामने आ पहुंचा। क्या है इसमें? पेस्ट्री है सर, उसने मुस्कुराकर कहा। खोलकर दिखाओ। माफ़ करना साहब, मैं पेस्ट्री कस्टमर के ऑर्डर पर लाया हूँ। अगर आपको पेस्ट्री चाहिए तो पेस्ट्री पैलेस फ़ोन करके पेस्ट्री मंगवा सकते हैं।
ये मैं नहीं दे सकता, ये नहीं दे सकता, उसने शांत स्वर में कहा। खोलकर दिखाओ, सिर्फ पेस्ट्री की शक्ल देखनी है। अवश्य सर, वो डिब्बा खोलता हुआ बोला। देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। पेस्ट्री पैलेस में पेस्ट्री तैयार की जाती है। दूसरों की तरह बाहर से ऑर्डर पर नहीं मंगवाते हम। मैंगो शेप वाली मैंगो के स्वाद की है। एप्पल शेप वाली एप्पल के टेस्ट की है। सबको उसके नाम की तरह ही शेप दी जाती है। उसने दोनों डिब्बे खोलकर दिखाए। ठीक है, जाओ। आप यहाँ के वॉचमैन हैं। सर, यहाँ वॉचमैन के सुपरवाइजर। जो अपने काम से मतलब रखो। उसने दोनों डिब्बे बंद किए, फिर तेजी से भीतर की तरफ बढ़ गया। 6-7 मिनट बाद ही वो खाली हाथ लौटा। हकीकत में लौटने वाला रुस्तम राव था। पेस्ट्री पैलेस की वर्दी उसके शरीर पर थी। होठों पर नकली मूछें थी। वो स्कूटर स्टार्ट करके बैठा और बाहर निकलता चला गया। 2.5-3 मिनट बाद ही उसने अंधेरी गली में ले जाकर स्कूटर रोका। वहाँ देवराज चौहान स्कूटर के साथ पहले से ही मौजूद था। बढ़िया होइला बाप, रुस्तम राव मुस्कुराकर कह उठा। देखो तुम्हारे आदमी कहाँ पर हैं? देवराज चौहान ने कहा। रुस्तम राव गली से बाहर निकल गया। 5 मिनट बाद ही लौटा। उसके हाथ में 2 बड़े लिफाफे नरूला के थे। बाप, कपड़े चेंज करेला। अंधेरी गली थी, इधर किसी का आना जाना नहीं था। दोनों ने जल्दी से कपड़े चेंज किए और गली से बाहर फुटपाथ पर आ पहुंचे। रात के 9:30 बज रहे थे। अब किधर खिसकेला बाप? कहीं भी नहीं। देवराज चौहान का स्वर सख्त था। मैंने दिन में कई बार देखा है कि बाहर मौजूद शाही और लियू के आदमी किस किस पोजीशन में कहाँ कहाँ मौजूद है। तुम क्या सोचेला बाप? रुस्तम राव चौंका। शाही और लियू बहुत कुछ कर चुके हैं, देवराज चौहान ने सर्द स्वर में कहा। जवाब में हमें भी कुछ करना चाहिए। तुम तो कहेला इन लोगों से मुकाबला करना ठीक नहीं होइला। मैं भी मुकाबले के लिए कहाँ कह रहा हूँ, देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। जैसा दुश्मन हो उस पर वैसा ही वार करना चाहिए। जो लोग मेरी नज़र में है उन पर अंधेरे में आसानी से हाथ डाला जा सकता है। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में रुस्तम राव के चेहरे पर व्याकुलता उभरी। बाप, अगर तुम उनके आदमी को मारेला तो वो अपन लोगों के साथियों को मारेला। फिक्र मत करो, विशेले स्वर में देवराज चौहान कह उठा। हमारे साथी उनके खेल के अंतिम पड़ाव के बेशकीमती मोहरे हैं। उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। शाही और लियू अच्छी तरह जानते हैं कि जिन लोगों को उन्होंने हमारी घेराबंदी के लिए यहाँ भेजा है वो मारे भी जा सकते हैं। ये बात वहाँ फैले आदमियों को भी पता है। रुस्तम राव होठ बीचे खड़ा रहा। तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। ये मौत का खेल अकेले का है। दो होते ही खेल कमजोर पड़ जाएगा। हथियार चाइला बाप, वो उधर कार में हुईला। देवराज चौहान रुस्तम राव के साथ कार के पास पहुंचा। अंधेरे में खड़ी कार की ड्राइविंग सीट पर कोई मौजूद था। अंधेरे में वो स्पष्ट नहीं दिखा। रुस्तम राव ने सीट खोलकर पायदान की तरफ इशारा किया। कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति ने फौरन माचिस की तीली जलाई। तीली की रोशनी में फुटबॉट पर पड़े कुछ रिवाल्वर और चाकू चमके। देवराज चौहान ने 2 रिवाल्वर उठाकर कपड़े में छिपाए और एक ऐसा चाकू उठा लिया जो 6 इंच लंबा था, जिसके एक तरफ धारीदार तेज फल था और दूसरी तरफ दांतों की तरह कटे हुए थे। यानी कि उस चाकू का असफल वार भी शिकार की जान ले सकता था। अपन इधर ही कार के पास होइला। हेल्प के वास्ते पक्का आवाज दैला। दांत पीछे रुस्तम राव ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान बेहद लापरवाही से टहलता हुआ अपार्टमेंट के बाहरी हिस्से में पहुंचा, जहां फुटपाथ के साथ मुख्य सड़क पर वाहन दौड़ रहे थे। फुटपाथ पर लगे पेड़ों के तनों के पास भी 3 आदमी खड़े थे, परंतु उनसे शुरुआत करना देवराज चौहान ने ठीक नहीं समझा। फुटपाथ पर से अन्य लोग भी आ जा रहे थे। उन्होंने देख लेना था कि क्या हो रहा है और शोर उठ खड़ा होना था। रात के 9:30 बज रहे थे। आगे बढ़ते हुए देवराज चौहान साइड में खड़ी कार के पास पहुंचा और जेब में रखा चाकू निकालकर खोला और फुर्ती के साथ कार का दरवाज़ा खोलकर ड्राइवर की बगल वाली सीट पर जा बैठा। दरवाज़ा बंद कर लिया। ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति ने चौंक कर उसे देखा। कौन हो तुम? देवराज चौहान। स्वर बेहद शांत था।
क्या? वो चिहुका। मेरा ही इंतजार कर रहे हो सुबह से? अंधेरे में वो आंखें फाड़े देवराज चौहान को देखने लगा। तुम तुम बाहर कैसे आए? तुम तो भीतर थे। यहाँ तुम्हारे निकलने के इंतजार में कई लोग फैले हैं। वो देवराज चौहान के हाथ में दबा चाकू चमका। जो लोग मेरे को मौत देने के इंतजार में यहाँ पर हैं, उनमें से एक तुम भी हो। दरिंदगी भरे स्वर में कहते हुए देवराज चौहान का चाकू वाला हाथ हवा की रफ्तार से जरा सा घूमा। चाकू का फल उस व्यक्ति की गर्दन पर लगा। उसके शरीर को तीव्र झटका लगा। फिर उसकी गर्दन देवराज चौहान की तरफ ही लटक गई। चाकू पकड़े हाथ पर देवराज चौहान को खून की चिपचिपाहट महसूस हुई। दरवाजा खोलकर देवराज चौहान कार से बाहर निकला और आगे बढ़ गया। खून से सना चाकू हथेली में छिपा लिया था। कुछ आगे जाकर उसने सड़क पार की और किनारे पर खड़ी कार के पास पहुंचा। उस कार में दो आदमी बैठे थे, एक ड्राइविंग सीट पर, दूसरा बगल में। बिना एक पल की देरी के देवराज चौहान ने चाकू वाला हाथ खुली खिड़की के भीतर डालते हुए उसकी गर्दन पर रखते ही तीव्रता से झटका दिया। एक ही पल में उसकी गर्दन आधी से ज्यादा कट गई। वो जोरों से तड़प उठा। खून के छींटे उसकी कमीज पर पड़े। उसकी बगल में बैठा व्यक्ति हक्का बक्का सा बोला, ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? देवराज चौहान दांत पीछे नीचे झुका। वो जेब से जल्दी से कुछ निकालने की चेष्टा में था। यकीनन वो रिवॉल्वर ही निकालने जा रहा था। उसी पल देवराज चौहान ने चाकू वाला हाथ आगे किया तो चाकू की नोक उसकी गर्दन में घसते हुए पीछे की तरफ से उभर आई। देवराज चौहान ने झटके से चाकू को बाहर खींच लिया। वो जोरों से तड़पा और शांत पड़ गया। पहले वाला रह रहकर तड़प रहा था। दरिंदा बना देवराज चौहान वहां से हटा और सड़क के दूसरी तरफ खड़ी टाटा सुमो की तरफ बढ़ा। अंधेरे का पूरा फायदा उसे मिल रहा था। उन सबकी निगाह अपार्टमेंट पर थी, आने जाने वालों पर थी। उनकी नज़रें देवराज चौहान और रुस्तम राव को तलाश कर रही थी, लेकिन वे आपस में एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इन हालातों में देवराज चौहान उन पर हमला कर सकता है। उनके ख्याल से तो देवराज चौहान भीतर था। सुमो में एक ही व्यक्ति था ड्राइविंग सीट पर। पास पहुंचते ही देवराज चौहान ने बायां हाथ बढ़ाकर उसके सिर के बालों को पकड़ा, जरा सा बाहर खींचा और गर्दन पर चाकू फेर दिया। जोरों से तड़प कर वो गर्दन बाहर को लटकाए शांत पड़ गया। इसके साथ ही देवराज चौहान तेज तेज कदमों से फुटपाथ की तरफ बढ़ गया। फुटपाथ पर नजर आ रहे पेड़ों के नीचे उसके शिकार मौजूद थे। और भी कई जगहों पर उसकी मौत चाहने वाले होंगे, परंतु उन्हें नहीं देख पाया था। वो जो जो उसकी निगाह में था उसे साफ करता जा रहा था। उस पेड़ के नीचे दो थे। देवराज चौहान ने एक को गले से पकड़ा और दूसरे के पेट में चाकू घुसेड़ा और घुमाकर बाहर निकालते हुए पहले वाले के पेट को भी इसी तरह फाड़ दिया। दोनों नीचे गिरकर तड़पने लगे। आसपास से निकलते लोगों ने जब ये देखा तो वे चीखकर भागे। शोर उठा तो उसकी ताक में मौजूद दूसरों का ध्यान भी इस तरफ हुआ। मारने वाले के तीन साथी दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। चाकू थामे देवराज चौहान पास ही खड़ा था। क्या हुआ इन्हें? एक ने देवराज चौहान से पूछा। ओ, किसने मारा इन्हें? मैंने, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। क्या? उसने हड़बड़ाकर देवराज चौहान को देखा। उसी पल देवराज चौहान ने चाकू उसके पेट में घुसेड़ दिया। वो चीखा। वो दोनों भी पास आ पहुंचे। दूसरे ने हाथ में दबी रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ करना चाहा कि देवराज चौहान ने उसकी कलाई पकड़कर हाथ आकाश की तरफ किया और खास अंदाज में हत्था उसकी गर्दन पर मारा। गर्दन की हड्डी टूटने की मध्यम सी आवाज उभरी। घुटने मुड़ते चले गए। वो नीचे जा गिरा, परंतु उसके गिरने से पहले देवराज चौहान ने उसके हाथ से रिवॉल्वर झटक ली थी और पास खड़े तीसरे के पेट से लगा दी। उसके होठों से आवाज नहीं निकली। पहचाना मुझे? वैशी स्वर में बोला देवराज चौहान। उसके होठों से भय के कारण गूकू की आवाज निकल रही थी। मैं वो ही हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, बाहर निकलने का। देवराज चौहान के होठों से निकला। हाँ, मैं बाहर आ गया और तुम लोगों को पता भी नहीं। क्या कर रहे हो यहाँ? देवराज चौहान की आवाज में मौत के भाव भरे थे। शाही मोहम्मद कहाँ है? मैं नहीं जानता, उसने रूखे स्वर में कहा। लियू कहाँ पर है? ना, नहीं मालूम।
उसका फ़ोन नंबर मालूम है? बताओ। देवराज चौहान मौत भरे स्वर में गुर्राया। तभी फायर की आवाज़ हुई। देवराज चौहान की कमर को गर्मी पहुंचाती गोली उस व्यक्ति के पेट में जा घसी। वो तेज चीख के साथ उछलकर नीचे गिरा। देवराज चौहान जानता था कि निशाना उसका लिया गया है, लेकिन मर गया गोली चलाने वाले का साथी। देवराज चौहान फुर्ती से झुका और नीचे पड़ी लाश के पेट में घुसा चाकू निकालकर तेजी से एक तरफ दौड़ता चला गया। खामोशी से चलने वाला मौत से भरा खेल खत्म हो गया था। गोलियों की आवाज़ गूंजने लगी थी। कुछ देर बाद जब पुलिस को वहां लाशें ही लाशें मिलनी थी, तो हंगामा खड़ा हो जाना था। शाही मोहम्मद और लियू को जब अपने आदमियों की मौत के बारे में पता चलना था, तो उन्होंने पागल हो जाना था। सफल होना तो दूर, अपनी ही जान गंवा बैठे थे। जिंदा नहीं लौट सके थे। देवराज चौहान भागता हुआ कार तक पहुंचा। दरवाजा खोले रुस्तम राव पहले से ही तैयार था। देवराज चौहान के भीतर आते ही ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति ने तेजी से कार दौड़ा दी। तीव्र झटके से खुद ही कार का दरवाजा बंद हो गया था। देखो, कोई पीछे तो नहीं आ रहा? देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा और पुश्त से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। रुस्तम राव ने फौरन पीछे देखा। पीछे कई वाहनों की हेडलाइट आंखों पर पड़ रही थी। क्या हुईला? पीछे देखते हुए रुस्तम राव ने पूछा। जो जो नज़र में थे उन्हें खत्म कर दिया। इतने ही कम से कम वहां और होंगे। गोली किसने चलाईला बाप? उनके ही किसी आदमी ने मुझ पर चलाई थी। मारा उनका ही साथी गया। रुस्तम राव की नजरें पीछे आ रहे वाहनों पर ही थी। अब क्या करेला बाप? सबसे पहले तो कार को उस जगह रोको जहां पानी हो, खून वाले हाथ और चेहरे को साफ कर सकूं। उसके बाद कहीं से कमीज का इंतजाम करना है। इस कमीज पर खून के छींटे पड़ चुके हैं, कोई देख लेगा। सुनेला बाप? रुस्तम राव कार चलाने वाले से बोला। जी। देवराज चौहान, उनका कितना आदमी मरेला? गिनती नहीं की, 8-10 होंगे। सर्द स्वर था देवराज चौहान का। मजा आइला, रुस्तम राव दरिंदगी से कह उठा। तगड़ा जवाब मिलेला शाही मोहम्मद और लियू को। अब खतरा और बढ़ जाएगा हमारे लिए। शाही और लियू अपनी हरकतें तेज कर देंगे। होठ बीचे देवराज चौहान ने कहा। बाप, रुस्तम राव कह उठा। अपुन के पीछे कोई नहीं आइला। हेडलाइटों की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। अब क्या करेला? शाही मोहम्मद और लियू तक कैसे पहुंचेला? देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। खिड़की से बाहर देखने लगा। बहुत बुरी खबर सुनाई तुमने शाही। लियू होठ बीचे कह उठी। ज़्यादा तकलीफ हुई सुनकर। शाही मोहम्मद ने तीखी निगाहों से लियू को देखा। ज़्यादा तकलीफ इसलिए नहीं हुई कि इस खेल का अंत हमारे हाथों में है। लियू वहशी स्वर में कह उठी। देवराज चौहान जितना भी उछले, अंत में वो हमारे पिंजरे में आकर ही आराम करेगा।